हेलो बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं। इसका पेपर फर्स्ट अपना चल रहा था। पिछले लेक्चर में मैंने आपको थ्योरम नंबर 3.04 करवा दी थी और उसका एक पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके थे, आवश्यक प्रतिबंध वाला। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ पर्याप्त प्रतिबंध की ओर, या फिर आप विलोम बोल सकते हो या फिर कंट्रडिक्शन बोल सकते हो। इसमें हमें क्या करना है कि जो अपन पहले लेकर चले थे, मतलब थ्योरम ने हमसे ये कहा था कि अभिसारी होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त शर्त है कि अनुक्रम परिबद्ध होना चाहिए और सीमा बिंदु होना चाहिए, उसका अद्वितीय सीमा बिंदु होना चाहिए। तो कल अपन ने प्रूव किया था, मतलब लास्ट लेक्चर में अपन ने प्रूव किया था कि कोई सीक्वेंस को अपन कन्वर्जेंट लेकर चले थे, मतलब उसे अपन अभिसारी लेकर चले थे और लेकर क्या आए थे कि वो परिबद्ध बाउंडेड है या फिर उसका अद्वितीय सीमा बिंदु है, यूनिक लिमिट पॉइंट है। अब इसका रिवर्स चलेंगे अपन, मतलब देखिए आप लोग लिखेंगे पर्याप्त प्रतिबंध, हेडिंग क्या डालेंगे, पर्याप्त प्रतिबंध। ध्यान से सुनिएगा ना। सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन का मतलब सीधा सा है कि हमें रिवर्स प्रूव करना है। अब की बार कि जो पहले प्रूव किया था उसे लेकर चलेंगे और जो दिया था उसे अपन प्रूव करके लेके आएंगे। तो आप लोग लिखेंगे यहां पर, ध्यान से देखना, आप लोग लिखेंगे कि गिवन दिया है, दिया है। अब की बार क्या दिया है कि अनुक्रम जो xn है वो कैसा है, परिबद्ध है। पहली बात तो अनुक्रम xn कैसा है, परिबद्ध है। वह उसका अद्वितीय सीमा बिंदु जाई है, वह उसका अद्वितीय सीमा बिंदु जाई है। अनुक्रम xn परिबद्ध है, वह उसका अद्वितीय सीमा बिंदु जाई है। अनुक्रम xn परिबद्ध है और उसका अद्वितीय सीमा बिंदु क्या मान लिया मैंने, जाई मान लिया। अपन को गिवन है, लिख देना कि सीक्वेंस xn इज बाउंडेड, सीक्वेंस xn इज बाउंडेड एंड हैज या फिर ए यूनिक लिमिट पॉइंट, हैज ए यूनिक लिमिट पॉइंट। ये अपन को गिवन है अब की बार, जो अपन ने पिछली बार प्रूव किया था। तो अब की बार प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में क्या आएगा, टू प्रूव में मेरे पास आएगा कि जो सीक्वेंस xn है वो क्या होता है, अभिसृत है या फिर वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, कि अनुक्रम xn, अनुक्रम xn जाई को अभिसृत होता है, अनुक्रम xn जाई को अभिसृत होता है। मतलब सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू जाई, कन्वर्जेस टू जाई। ये हमको चीजें प्रूव करनी है। ठीक है, अब देखो इसमें है ना ज्यादा कोई खास काम है नहीं, इसमें बस मुझे लैंग्वेज लिखती जानी है और एक एक स्टेप में समझाना, कैलकुलेशन वाला कोई काम नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखो या प्रूफ देखो इसका। प्रूफ में अपन क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा कि सीक्वेंस जो xn है या अनुक्रम xn है उसका अद्वितीय सीमा बिंदु कौन है, जाई है। अनुक्रम xn है उसका अद्वितीय सीमा बिंदु कौन है, जाई है। कि अनुक्रम xn का, पहले मैं लिख देता हूं हिंदी में फिर लिखूंगा एक साथ इंग्लिश में। अनुक्रम xn का अद्वितीय सीमा बिंदु, अनुक्रम xn का अद्वितीय सीमा बिंदु कौन सा है, जाई है। ठीक है जी, क्लियर हो गई। अब सीमा बिंदु यदि जाई है तो सीधी सी बात है कि जाई के प्रतिवेश में अनुक्रम xn के अनंत पद विद्यमान होंगे। मतलब जाई का जो अपने पास नेबरहुड है उसमें सीक्वेंस xn की इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। यही तो डेफिनेशन होती है सीमा बिंदु के लिमिट पॉइंट की। तो अपन क्या लिखेंगे, या लिख दो, सीक्वेंस xn हैज अ यूनिक लिमिट पॉइंट, यूनिक लिमिट पॉइंट जाई। ठीक है, तो अनुक्रम xn के, अनुक्रम xn के प्रतिवेश में, मतलब सीक्वेंस xn के नेबरहुड में, सॉरी जाई के प्रतिवेश में, जाई के प्रतिवेश में अनुक्रम xn के, अनुक्रम xn के अनंत पद विद्यमान होंगे, अनंत पद विद्यमान होंगे। यही तो बात कहना चाह रहा हूं मैं, सीधी सी बात है। तो इन द देयर विल बी infinite number of terms, infinite number of terms in the neighborhood, in the neighborhood of xi, there will be infinite number of terms in the neighborhood of xi। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। मतलब ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखना कि x, सॉरी, अब मुझे एक बात बताइए कि जाई का जो नेबरहुड होगा या जाई का जो प्रतिवेश होगा, जाई माइनस एप्सिलॉन कोमा जाई प्लस एप्सिलॉन बनेगा, उसमें सीक्वेंस xn की इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। मतलब जाई के नेबरहुड में या जाई के प्रतिवेश में अनुक्रम xn के अनंत पद हैं।
तो जो प्रतिवेश के अलावा बच गया, जाई के प्रतिवेश के अलावा जो बच गया उसमें तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। ये मैंने कल भी आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में कि मैंने आपको ये बताया था कि जब भी टर्म्स जो होंगी, यदि अपन ने इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स उठा के एक जगह डाल दी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मैंने उठा के एक जगह डाल दी, और उसके बाद जो बची मेरे पास वो तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स बचेंगी, मतलब यदि अनंत पद मैंने उठा के एक जगह डाल दिए तो जो बचेंगे वो तो परिमित पद बचेंगे, गिनती के 10 20 50 जितने बचेंगे। वही बात समझ में आ रही है ना। तो जो जाई का प्रतिवेश है या जो जाई का नेबरहुड है, जाई के नेबरहुड में सीक्वेंस एक्सएन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जाई के प्रतिवेश में अनुक्रम एक्सएन के अनंत पद विद्यमान है। और जब जाई के प्रतिवेश में अनुक्रम एक्सएन के अनंत पद विद्यमान है तो मुझे एक बात बताइए, तो जो जाई का प्रतिवेश नहीं है, जो जाई का प्रतिवेश नहीं है उसमें अनुक्रम एक्सएन के परिमित पद विद्यमान होंगे। ठीक है, क्या लिख देता हूं मैं कि जाई के प्रतिवेश के अलावा, जाई के प्रतिवेश के अलावा में कितने परिमित पद विद्यमान होंगे, गिनती के कितने विद्यमान होंगे, परिमित पद विद्यमान होंगे। जाई के प्रतिवेश के अलावा में जो जाई के प्रतिवेश अलावा बच गया उसमें कितने विद्यमान होंगे, परिमित विद्यमान होंगे। लिखने का तरीका क्या बनेगा कि xn बिलोंग्स टू जाई माइनस एफ नॉट बिलोंग्स टू और जाई प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n लेस देन इक्वल टू n0। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। जब xn बिलोंग कर रहा है किसमें, जाई में, सॉरी xn जो है वो कहां पर है, जाई के प्रतिवेश में यदि है तो जाई के प्रतिवेश में या फिर जाई के नेबरहुड में xn की इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मौजूद है। जाई के प्रतिवेश में या जाई के नेबरहुड में xn की इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मौजूद हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो जो जाई के प्रतिवेश के अलावा रह गया, जो जाई के प्रतिवेश के अलावा या जाई के नेबरहुड के अलावा है उसमें तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, सीधी सी बात है। तो जाई के प्रतिवेश के अलावा में परिमित पद विद्यमान होंगे। ठीक है, देयर विल बी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहो तो कि देयर विल बी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन द नेबरहुड ऑफ, बिसाइड द नेबरहुड ऑफ जाई। ठीक है, जाई के नेबरहुड के अलावा जो बचेगा उसमें कितने होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। लिखने का तरीका, xn जब ये जाई का प्रतिवेश हो गया, जाई का नेबरहुड इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, यदि बिलोंग कर रहा होता तो n ग्रेटर देन n0 आता, अपन जो अब तक डेफिनेशन पढ़ते हुए आए, लेकिन बिलोंग नहीं कर रहा तो सिचुएशन बनेगी। ठीक है, जब एक बात बताइए मुझे, xn इसमें बिलोंग नहीं कर रहा तो ये ऐसा आ रहा है। जब xn इसमें बिलोंग कर जाए, जब xn इसमें बिलोंग कर जाए तो सिचुएशन क्या बनेगी, फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0, बनेगी नहीं बनेगी, कि सर बनेगी। और इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या होता है कि सर मॉड xn माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0, और n0 किसमें बिलोंग करता है, कैपिटल N में। और ये जो डेफिनेशन है, काई की डेफिनेशन नहीं है, ये अभिसृत होने की है या नहीं है, इसका मतलब क्या होता है कि सर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn बराबर कितना, जाई, अर्थात अनुक्रम xn जाई को अभिसृत होता है, अर्थात अनुक्रम xn जाई को अभिसृत होता है। आप लिख दोगे कि सो या और सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू जाई, मेरी तरफ से थ्योरम क्लियर है, आपकी कंप्लीट हो चुकी है और आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। किया मैंने क्या था, पिछली जो थ्योरम थी ना उसमें मैंने कन्वर्जेंट लेकर चला था और मैं बाउंडेड और यूनिक लिमिट पॉइंट लेकर आया था। अब की बार मैं बाउंडेड और यूनिक लिमिट पॉइंट तो लेकर चल रहा हूं, मतलब परिबद्ध और अद्वितीय सीमा बिंदु लेकर चल रहा हूं। प्रूफ मुझे क्या करना है कि जाई को अभिसृत होता है या फिर कन्वर्जेंस टू जाई या फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है जी, तो मैंने अनुक्रम xn का अद्वितीय सीमा बिंदु जाई है। ठीक है, तो जाई के प्रतिवेश में अनुक्रम xn के अनंत पद विद्यमान होंगे। भाई जाई का जो नेबरहुड होगा उसमें सीक्वेंस xn के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, सीधी सी बात है। चलो ठीक है सर, तो जाई के प्रतिवेश के अलावा जो बच गया, मतलब जाई के नेबरहुड के अलावा जो बचा, जाई के नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स चली गई, तो उसके अलावा जो बचा उसमें तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। तो जाई के प्रतिवेश के अलावा जो बचा उसमें परिमित पद विद्यमान होंगे। ये जाई का प्रतिवेश है, ये क्या है, जाई का प्रतिवेश या जाई का नेबरहुड। इस जाई के नेबरहुड में यदि xn बिलोंग नहीं कर रहा है, जाई के नेबरहुड में यदि xn बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब जाई के नेबरहुड के अलावा, जाई के प्रतिवेश के अलावा, तब सिचुएशन क्या बनी है, n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। अब जब इसको बिलोंग करा दूंगा मैं तो ये n ग्रेटर देन n0 हो जाएगा, क्योंकि n0 से छोटे और बराबर के मान तो सब इसमें चले गए, तब n0 से बड़े मान तो बचे वो सब इसमें आएंगे। ये डेफिनेशन होती है मॉड xn माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन की, प्रतिवेश वाले टॉपिक में जाना।
और अभी सारी वाले टॉपिक में देखना भी, जो कन्वर्जेंट वाला टॉपिक था उसमें ये चीज है, इसको लिखने का तरीका ये बनता है, इसको लिखने का तरीका ये बनता है, और इसका मतलब क्या होता है कि जो सीक्वेंस xn है, अनुक्रम xn जाइको अभिसृत होता है। तो इस तरीके से आपकी थ्योरम कंप्लीट होती है यहाँ पर। ठीक है, तसल्ली से नोट करिए, समझिए, 2 बार 3 बार देखिए, पिछले वाली को देख के आना, फिर इस पर आप पहुंचना। कोई डाउट रहे तो फिर मुझसे पूछिएगा। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं, एग्जांपल नंबर 3.19 का फर्स्ट है, और ये आपसे कह रहा है कि प्रूव दैट कि जो सीक्वेंस 1/n है वो 0 को कन्वर्ट करता है। ठीक है, कि सिद्ध कीजिए कि 1/n 0 को अभिसृत होता है। इससे पहले आप लोग ये समझिएगा ध्यान से कि कोई सीक्वेंस यदि है, ठीक है जी, xn, वो यदि जाई को अभिसृत होता है, मतलब कन्वर्ट करता है किसको, जाई को, कोई सीक्वेंस xn यदि जाई को अभिसृत होता है तो लिखने का तरीका क्या होता है कि सर मॉड xn माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0, और n0 बिलोंग करता है किसमें, कैपिटल N में। ये चीज अपन पहले पढ़ चुके हैं और जानते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी पोजीशन यदि हमारे पास आ जाए, डिट्टो कॉपी ऐसी कैसी, तो अपन कह देंगे कि xn किसको कन्वर्ट करता है, जाई को। xn किसको अभिसृत होता है, जाई को। हमको यहां लेकर आना है कि जो 1/n है ये किसको कन्वर्ट कर रहा है, 0 को। 1/n किसको कन्वर्ट कर रहा है, 0 को। अपन को इससे दिमाग लगाना है, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले मैं काम कर रहा हूं, सॉल्यूशन देख रहा हूं इसका। तो मैंने मान लिया कि n ग्रेटर देन n0 है। क्या मान लिया मैंने, n ग्रेटर देन n0 का नंबर है। ठीक है, और n0 बिलोंग कर रहा है किसमें, कैपिटल N में। अगर इसको उल्टा किया जाए तो ये 1/n बन जाएगा, और साइन आ जाएगा 1 इसका, और ये आ गया n0। कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है कि सर ठीक है, मतलब मैंने दोनों तरफ रिवर्स कर दिया। जैसे ही अपन रिवर्स करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन का लेस देन, और लेस देन का ग्रेटर देन। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया एप्सिलॉन, कि मान लिया कि जो ये 1/n0 है वो भी एप्सिलॉन से छोटा है। ठीक है, अच्छा इसको लिख सकते हैं 1/n लेस देन एप्सिलॉन, ये वाला। अच्छा 1/n क्या है कि सर ये तो xn है हमारा, 1/n xn ही तो है कि हाँ सर ये तो xn है, तो इसको लिख दिया मैंने कितना, xn। ठीक है जी, xn लेस देन जाई एप्सिलॉन। इसको ऐसे लिखा जा सकता है मॉड xn माइनस 0। भाई xn में से 0 माइनस करोगे तो xn आएगा, मॉड करोगे तो वही xn आ जाएगा। लेस देन कितना, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का मॉड करोगे तो ये आ जाएगा। और फॉर ऑल n ग्रेटर देन में क्या लेके चल रहा हूँ, n0। ठीक है, और n0 बिलोंग कर रहा है किसमें, कैपिटल N में। तो सिचुएशन डिट्टो कॉपी ऐसी कैसी बनी कि नहीं बनी, देखो मॉड की जगह मॉड, xn की जगह xn, जाई की जगह कौन आ रहा है, 0 आ रहा है। एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन है, n ग्रेटर देन n0, n ग्रेटर देन n0, n0 बिलोंग कर रहा है कैपिटल N में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, जब ये वाला xn जाई को अभिसृत हो रहा है, जब ये वाला xn जाई को क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, तो ये वाला xn किसको कन्वर्ट करेगा, 0 को कन्वर्ट करेगा। आप लिख दोगे आते हैं
अतः अनुक्रम xn क्या है ये कि सर 1/n किसको, 0 को कन्वर्ट करता है, 0 को अभिसृत होता है, 0 को अभिसृत होता है, ठीक है, कन्वर्जेस टू 0। लिखिए एक क्वेश्चन और कराता हूं फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं अपन, उसके बाद फिर 1-2 थ्योरम्स आएंगी उपानुक्रम वगैरह की, उसके बाद ये चैप्टर अपना कंप्लीट होगा। नोट कीजिए। आगे देखिएगा एग्जांपल नंबर 3.20 जो कि कह रहा है कि एक अनुक्रम xn बताइए जहां xn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1/2n स्क्वायर प्लस 5 हो, तो n0 प्राप्त करो ताकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn बराबर कितना हो 1/2। ठीक है, कि मैं आपको बता दूं पहले इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो सीक्वेंस xn है वो 1/2 को कन्वर्ट कर रहा है, मतलब अनुक्रम xn 1/2 को क्या कर रहा है, अभिसृत हो रहा है। ठीक है जी, तो जाई था ना वो जाई कितना है 1/2 है। ठीक है जी, इसका मतलब ये है। दूसरी चीज आगे एक अनुक्रम xn है ही जहां xn आपको ये दे रखा है, nth टर्म आपको ये दे रखी है और आपको फाइंड क्या करने के लिए कह रहा है वो कि n0 ज्ञात कीजिए, कि n0 कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखिएगा गिवन क्या है मुझे यहाँ पर कि सर गिवन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू 1/2। इसका मतलब है कि जो सीक्वेंस xn है वो 1/2 को कन्वर्ट करता है, कन्वर्जेस टू 1/2, कन्वर्जेस टू 1/2, मतलब सीक्वेंस xn जो है वो 1/2 को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। मतलब अनुक्रम xn 1/2 को अभिसृत होता है, अनुक्रम xn 1/2 को अभिसृत होता है, अनुक्रम xn 1/2 को अभिसृत होता है। यहां तक कोई दिक्कत कि सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब जाई की वैल्यू है 1/2। लिखने का तरीका क्या होता है कि सर मॉड xn माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0 और सच दैट कि n0 बिलोंग्स टू कैपिटल n। ये डेफिनेशन होती है किसकी, अभिसारी होने की या फिर कन्वर्जेंट होने की, ये भी पता है अपन को। तो जाई की जगह कौन बैठा है और 1/2 बैठा है, तो मैं इसको देख रहा हूं और इसको सॉल्व करते हुए मैं n0 निकालूंगा। ठीक है, तो देखो मॉड के अंदर xn कितना है कि सर n स्क्वायर प्लस 1/2n स्क्वायर प्लस का 5 माइनस जाई कौन सा होता है, जिस पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा है, जिस पॉइंट की ओर अभिसृत हो रहा है। तो कन्वर्ट किसको कर रहा है 1/2 को, तो माइनस का क्या लिख दिया 1/2। ठीक है जी, लेस देन मैंने क्या लिख दिया एप्सिलॉन। इसी को सॉल्व करते हुए मैं क्या लेकर आऊंगा, यहां से n0 लेकर आऊंगा। टारगेट में समझा देता हूं क्या है हमारे यहाँ से, टारगेट हमारा है n फाइंड करना। ठीक है, चलिएगा तो ये हो गया मॉड एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 5, ये 2 जाएगा यहाँ पर, 2n स्क्वायर प्लस का 2 ये यहाँ जाएगा, तो माइनस का 2n स्क्वायर माइनस का 5 लेस देन क्या एप्सिलॉन। 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर हो गया कैंसिल, 2 माइनस 5 कितना हो गया कि सर माइनस का 3। ये हमारे पास आ गया मॉड माइनस का 3/4n स्क्वायर प्लस का 10 और लेस देन कितना एप्सिलॉन। नेगेटिव है, मॉड हटाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब आपके पास आने वाला है 3/4n स्क्वायर प्लस 10 लेस देन एप्सिलॉन। इसको उठा के यहाँ ले जाओ, इसको उठा के यहाँ ले आइए, तो क्या बनेगा 3/एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, अच्छा 10 को उठा के इधर ले आओ तो कितना आएगा कि सर 3/एप्सिलॉन माइनस का 10 लेस देन 4n स्क्वायर। अच्छा 4 का डिवाइड कर दूं मैं इधर, तो कितना आएगा ये 3 माइनस 10 एप्सिलॉन अपॉन 4 लेस देन n स्क्वायर। ठीक है, इसको उल्टा लिख लूंगा ऐसे, भाई इसका मतलब क्या है कि n स्क्वायर इससे बड़ा है, यही तो मतलब है ना इसका। तो आप n स्क्वायर को इधर लिखो, ग्रेटर का साइन लगाओ, 3 माइनस 10 एप्सिलॉन अपॉन 4, n के आगे ग्रेटर 3 माइनस 10 एप्सिलॉन अपॉन 4।
का रूट लगेगा। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताइए आप कि जो ये n इससे बड़ा है, ठीक है, तो n0 जो है ना वो या तो इसके बराबर या इससे बड़ी कोई वैल्यू हो सकती है, क्योंकि n0 यदि इस तक पहुंचेगा तो उससे बड़ा n अपने आप ही हो जाएगा। मतलब इंप्लाइज कर सकते हो कि यहां एक लाइन लिख देना, n0 का चयन इस प्रकार किया जा सकता है कि n0 का चयन इस प्रकार किया जा सकता है कि वो इससे बड़ा हो, कि n0 ग्रेटर किससे, √3 माइनस 10 एप्सिलॉन अपॉन 4। तो ऑटोमेटिक जो n है वो n0 से क्या रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा। पर जो भी आएगा ना उससे थोड़ा सा बड़ा कौन है, n0, और n0 से बड़ा कौन है, हमारा n। तो इस तरह से हो गया n0 को पता है n0 प्राप्त करो, तो ये हो गया n0 यहां पर प्राप्त हो गया। लिख देना कि वी कैन चूज n0 सच दैट, वी कैन चूज n0 सच दैट n0 ग्रेटर देन इक्वल टू ये। ठीक है, कुछ नहीं किया, बेसिक कैलकुलेशन कर दी। ये डेफिनेशन होती है किसकी, कोई कन्वर्ट्स करता है तो 1/2 की सॉल्व करता गया करता गया करता गया। हर बार ध्यान रखिएगा जब जब मुझे n0 की जरूरत पड़ेगी, और पड़ेगी हर क्वेश्चन और आगे आने वाले क्वेश्चन में, जब जब मुझे n0 की जरूरत पड़ेगी तब तब उसको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, डाउट रहे दोबारा से देख लीजिए, नहीं तो मुझसे पूछ लेना, बाकी अपन आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3.21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो इसको। राजस्थान 2004 में, 14 में और 17 में पूछा जा चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि n की पावर 1/n एक को अभिसरित होता है। मतलब कोई सीक्वेंस xn है जो कि n की पावर 1/n है, कन्वर्ट कर रहा है किसको, 1 को। ठीक है, चलो देखिएगा, प्रूफ करना ही है अपन को। तो सबसे पहले आपको बताइए कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, कि यदि कोई सीक्वेंस xn जाई को अभिसरित होता है, यदि कोई अनुक्रम xn जाई को अभिसरित होता है, तो लिखने का तरीका यही तो बनता है, मॉड xn माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। ठीक है, और जहां n0 बिलोंग करता है किसमें, n में, यही मेथड तो होता है। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो n की पावर 1/n है वो किसको कन्वर्ट कर रहा है, 1 को। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग होने क्या चाहिए कि मॉड n की पावर 1/n माइनस 1 ये लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल n ग्रेटर देन क्या हो, n0। अब ऐसे क्वेश्चंस की सिचुएशन में आपको समझा देता हूं। ऐसा क्वेश्चन कभी आपको यदि मिले तो आपका सीधा सा टारगेट ये है कि आपको n0 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है भैया, n0 आपको इसमें फाइंड करना है, n0 आपको इसमें ज्ञात करना है। यदि इस स्टेप को सॉल्व करते हुए मैं यदि कोई n0 ऐसा ले आता हूं जिससे बड़ा कौन है, n है, मैं कोई n0 ऐसा ले आता हूं जिससे बड़ा कौन, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, लास्ट क्वेश्चन में तो डायरेक्टली कह दिया था कि सर n0 फाइंड करो, n0 का मान ज्ञात करो। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली नहीं कह रहा n0 ज्ञात करो, ये पूछ रहा है कि अभिसरित होता है। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आपसे कहना चाह रहा है कि आपको n0 ही फाइंड करना है इसको, मतलब सॉल्व करते हुए आप किसको लेके आओ, n0 को ही लेकर आओ। ठीक है, चलो ध्यान से देखिएगा। तो इस पूरे कार्यक्रम को सॉल्व कर रहा हूं मैं। मान लिया मैंने कि माना कि n की पावर 1/n माइनस 1 किसके इक्वल है, an के इक्वल है। क्या मान लिया मैंने, n की पावर 1/n माइनस 1 किसके इक्वल है, an के। इक्वेशन नंबर क्या दे दिया मैंने इसको, फर्स्ट, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो n की पावर 1/n इक्वल टू आएगा 1 प्लस an। कोई दिक्कत कि सर, कोई दिक्कत नहीं है। 1/n पावर उधर गई तो कि सर डेफिनेटली ये 1 प्लस an की पावर n हो जाएगी। 1/n पावर है, उधर जाएगी तो n हो जाएगी। 1 प्लस x की पावर n क्या होता है कि सर, ये कुछ इस तरीके से होता है कि n इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इसका स्क्वायर, फैक्टोरियल 2 इसका स्क्वायर। ठीक है, n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 an का कितना भैया, q और प्लस डॉट डॉट डॉट, ये बढ़ जाएगा मेरे पास। कोई दिक्कत वाली बात कि सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। मुझे एक बात बताओ, n जो है इन सबके इक्वल है। यदि इसमें से मैं किसी एक टर्म को उठा लूं, इसमें से किसी एक पद को उठा लूं, तो उससे तो n बड़ा ही होगा, सीधी सी बात है भाई। जो n है वो सबके इक्वल है। इसमें से यदि मैंने कोई एक पद उठा लिया, जैसे ये वाला पद उठा लिया, तो इससे तो n क्या होगा, बड़ा ही होगा ना। मतलब इंप्लाइज करके अपन क्या लिखेंगे कि जो n है वो ग्रेटर होगा किससे, कि सर ओनली ये वाली टर्म उठा रहा हूं मैं, कि सर यही क्यों उठाई, इसको उठाने के पीछे रीजन है कि इसमें an को सॉल्व करने की गुंजाइश है और वालों में an को सॉल्व करने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, मतलब इससे आसानी से सॉल्व हो जाए क्वेश्चन हमारा, कहने का मतलब ये, सोचो ये उठा लिया, n जो है इस पूरे के इक्वल है। ठीक है, तो मैंने केवल ये टर्म ली, तो इससे तो n बड़ा ही होगा। ठीक है, चलो n से n कैंसिल आउट हो गया, यहां बचेगा 1 ग्रेटर देन n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 an स्क्वायर। an स्क्वायर को नीचे ले आया, 1 अपॉन an स्क्वायर ग्रेटर देन n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, उल्टा कर दो दोनों तरफ, तो ये तो हो जाएगा an स्क्वायर, ये हो जाएगा लेस देन 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 हो गया, n माइनस 1 हो गया। अच्छा, तो an किससे छोटा हो गया कि सर अंडर रूट 2 अपॉन n माइनस 1। अच्छा, ये n की पावर 1 अपॉन n माइनस 1 है, ये भी तो an ही है। n की पावर 1 अपॉन, ये भी तो an ही है, तो an छोटा है किससे, एप्सिलॉन से। मतलब आप यहां लिख सकते हो क्या, लेस देन एप्सिलॉन बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, मैंने केवल ये दोनों उठाए, बताया था पिछली बार कि सर अंडर रूट 2 अपॉन n माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन। अच्छा, जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया तो रूट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उधर एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 अपॉन n माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। एप्सिलॉन स्क्वायर को मैं नीचे ले आया, तो 2 अपॉन n स्क्वायर ग्रेटर देन n माइनस 1, माइनस 1 को मैं इधर ले आया, तो n ग्रेटर देन 1 प्लस 2 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर। बात सही है क्या, मतलब इसको मैंने इधर लिख लिया, इसको इधर लिखा, बात वही है, माइनस 1 को इधर लिया। इसका मतलब था कि n माइनस 1 बड़ा है 2 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर से, तो वही आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये चीज मेरे पास जैसे ही मिल जाएगी ना कि n इससे बड़ा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, n0 हो जाएगा। तो आप लोग लास्ट में एक लाइन लिख देंगे कि यहाँ कि मॉड n की पावर 1 अपॉन n माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन ये वाला, कौन सा,
कि 1 प्लस 2 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर, या जहाँ एन जीरो बड़ा है इससे, अब एन जीरो आप इक्वल भी ले सकते हो, बड़ा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है एन जो है वो एन जीरो से बड़ा है, मतलब एन बड़ा है किससे, एन जीरो से, और एन जीरो बिलोंग कर रहा है कैपिटल एन में, तो जो सीक्वेंस हमारा एक्स एन था कि जो अनुक्रम एन की पावर 1 अपॉन एन है वो एक को अभिसृत होता है, कन्वर्जेस टू 1, एक को अभिसृत होता है या फिर कन्वर्जेस टू 1, मतलब एन की पावर 1 अपॉन जो एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है किसको, एक को, मतलब एक को क्या हो रहा है, वो अभिसृत हो रहा है। ठीक है, सिंपल तरीका मैं बता दिया। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एन जीरो ही फाइंड करना पड़ेगा, एन जीरो का अकॉर्डिंग आप इजीली निकाल पाओगे, कहने का मतलब ये है। नोट करिए, समझिए, कोई दिक्कत हो दोबारा देखना है इसको, फिर भी कोई देते रहे मुझसे पूछना। ठीक है।
आगे देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3.26 जो कि राजस्थान 2016 में पूछा गया है और एक अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा सा है ना, समझो। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि माना एक अनुक्रम निम्न प्रकार परिभाषित है जहां xn इक्वल टू आपको दे रखा है 0 और 1, मतलब जो सीक्वेंस है उसमें दो ही वैल्यू आ रही है 0 और 1, ठीक है। 0 कब आ रहा है? जब n अपना इवन है, सम है, और 1 कब आ रहा है? जब n अपना विषम है, ऑड है, ठीक है। प्रदर्शित कीजिए कि अनुक्रम की सीमा विद्यमान नहीं है, शो दैट लिमिट ऑफ सीक्वेंस डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए जब विद्यमान नहीं है, कुछ नहीं है, तो अपन गलत मान के चलते हैं, मतलब अपन मान के चलेंगे कुछ ना कुछ सीमा उसकी एग्जिस्ट करती है, लिमिट उसकी कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। और फिर चेक करते हैं कुछ ना कुछ गलत अपन रिजल्ट मिलेगा तो अपन कह देंगे सर ये सब गलत मिल रहा है, इसका मतलब जो माना था वो क्या था? गलत था, ठीक है। चलिएगा तो देखो इसका प्रूफ देखिए आप कि यदि संभव हो तो माना अनुक्रम xn की सीमा, माना अनुक्रम xn की सीमा जाई है। अपन ने अपने मन से मान लिया कि जो सीक्वेंस xn है उसकी लिमिट कितनी है? जाई है। तो लिखने का तरीका क्या बनेगा कि सर मॉड xn माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। इक्वेशन नंबर मैंने इसको क्या दे दिया? फर्स्ट दे दिया। कोई दिक्कत है कि लेट लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज जाई, लेट लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज जाई, ठीक है जी। कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है सर? कोई दिक्कत नहीं है। केस फर्स्ट में ले रहा हूं। केस फर्स्ट में मैं क्या कर रहा हूं कि मैं लेकर चल रहा हूं कि यदि n इक्वल टू सम हो तो n इक्वल टू क्या हो? सम, मत बोले तो इवन। तो जो xn है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। यदि n इक्वल टू सम इवन होगा तो xn की वैल्यू कितनी मिलने वाली है? 0 मिलने वाली है, ठीक है। अब xn की 0 वैल्यू को रख दो आप 0, कितना आएगा बताना कि सर बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट 0 माइनस जाई, 0 माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। अपन एक काम करते हैं, 0 माइनस जाई करोगे तो माइनस का जाई आएगा, मॉड करोगे तो वही मॉड जाई हो जाएगा। तो ये बन गया मेरे पास मॉड जाई, ये लेस देन मैंने मान लिया एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की मैंने वैल्यू कितनी मान ली? 1/2 मान ली अपने मन से। भाई एप्सिलॉन है क्या? एक अल्प धनात्मक राशि है, ठीक है, और छोटी संख्या लेनी है पॉजिटिव, तो मैंने 1/2 ले ली। अब सर 1/2 ही क्यों ली? आप ये समझ सकते हैं कि जब भी ऐसी चीजें मानी जाएगी क्वेश्चंस में तो कैलकुलेशन की सुविधा के लिए मानी जाएगी। मतलब इससे होगा क्या कि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा आने वाला है आगे, ठीक है। आपको जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे अपन को अपने आप आइडिया लगने लग जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। केस सेकंड उठाते हैं अपन। देखो केस सेकंड क्या कहेगा कि सर केस सेकंड में होगा कि n इक्वल टू कितना? विषम, n इक्वल टू कितना? विषम या फिर ऑड। n इक्वल टू विषम होगा, ऑड होगा, तो xn की वैल्यू कितनी होगी कि सर xn की वैल्यू अब की बार हो जाएगी 1। जब n इक्वल टू विषम या ऑड होगा तो xn की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो आप बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या बनेगा कि सर मॉड xn की जगह क्या रखोगे? 1 माइनस जाई लेस देन कितना? एप्सिलॉन, और फॉर ऑल n ग्रेटर देन कितना? n0। कोई दिक्कत? कि सर कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी मैं एक काम करता हूं कि एप्सिलॉन को कितना मान लेता हूं? 1/2 मान लेता हूं, ठीक है जी। लिख देना ब्रैकेट में, माना कि एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2, लेट एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2। कोई दिक्कत? इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर कितना? 3 दे दिया। यहां तो कोई दिक्कत है कि सर कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने मन से मैंने उठा लिया 1 को, उठा लिया मॉड 1 को। क्या मॉड 1 को 1 माइनस जाई प्लस जाई लिखा जा सकता है? कि सर हाँ लिख सकते हैं। मैंने मॉड 1 उठाया, मॉड 1 को 1 माइनस जाई प्लस जाई लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे एक तो 1 माइनस जाई लेके आना है और एक मुझे क्या लेके आना है? जाई लेके आना है, ठीक है। जैसे ही आप मॉड अलग करोगे, जैसे ही आप मॉड अलग करोगे तो साइन किसका आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू का 1 माइनस जाई प्लस मॉड जाई, ठीक है। यहां तक यदि मैं इक्वेशन नंबर 2 का और 3 का यूज करूं, बाई इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, बाई इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, तो जो मॉड 1 माइनस जाई है वो तो छोटा है किससे? 1/2 से। तो यहां तो लिखा मैंने मॉड 1 लेस देन क्या लिखा मैंने? 1/2, और जो मॉड जाई है वो छोटा है किससे? वो भी 1/2 छोटा है। तो यहां भी मैंने क्या लिख दिया? 1/2 लिख दिया। तो ब्रैकेट में आप क्या लिख दोगे? कुछ नहीं लिखना ब्रैकेट में, ये रहना दो यहां पे, सही है यहां तक। अच्छा सुनो, तो मॉड 1 लेस देन कितना आ गया? 1 आ गया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 1 की वैल्यू, मॉड 1 की वैल्यू 1 ही होगी, वो 1 से छोटी हो? नहीं पॉसिबल है ना। तो ये क्या है? असंभव है, गलत है। असंभव है या फिर पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। ये गलत क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने कहा गलत माना होगा। हमने माना क्या था कि माना एक्सन की सीमा जाई है। जब ये गलत आ रहा है मतलब एक्सन की सीमा जाई नहीं है, मतलब इसकी सीमा विद्यमान नहीं है। जब ये चीजें गलत आ रही है तो आप कह दोगे कि अतः अनुक्रम एक्सन, अतः
अनुक्रम xn की सीमा, अतः अनुक्रम xn की सीमा विद्यमान नहीं है, अतः अनुक्रम xn की सीमा विद्यमान नहीं है। कि सो लिमिट ऑफ सीक्वेंस xn, सो लिमिट ऑफ सीक्वेंस xn डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां जाके अपना क्वेश्चन होता है ये कंप्लीट। 2016 में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। दोबारा सुन लीजिए क्या था क्वेश्चन का मतलब। क्वेश्चन ने आपको xn दे दिया सीक्वेंस को, उसकी जो nth टर्म है वो 0 होगी, उसका n पर 0 होगा कब, जब n क्या है, विषम संख्या है। एक कब होगा, जब n इक्वल टू विषम है। ठीक है, मैंने मान लिया कि इसकी सीमा कितनी है, जाई, तो ये फॉर्मूला बन गया, कोई दिक्कत यहाँ लिख देना, लिखना चाहो तो कि n0 बिलोंग्स टू कैपिटल N। केस फर्स्ट मैंने क्या उठाया कि सर n इक्वल टू सम है, सम होगा तो xn की वैल्यू क्या होगी 0, उठा के मैंने यहाँ रख दिया 0 माइनस जाई, तो मॉड 0 माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन, 0 में जाएगा तो माइनस का जाई, मॉड करोगे तो प्लस का जाई हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन 1/2 हो गई। मान लिया अपने 1/2। क्यों माना, क्योंकि मुझे वहां पर चीजें अपने आप बनने लग जाएंगी। मैंने कहा था ना आपको आगे जाके अपने आप पता लग जाएगा कि कब क्या कैसे मानना है, तो वो चीज यहाँ पे हुई पॉसिबल। ठीक है, आगे बढ़िए। केस सेकंड मैंने लिया n इक्वल टू, मैंने क्या मान लिया, विषम या फिर ऑड। ठीक है, जैसे ही n विषम या ऑड होगा तो xn की वैल्यू कितनी रहेगी 1, मैंने x की जगह 1 रख दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में xn की जगह मैंने क्या रख लिया, 1 रख लिया, मॉड 1 माइनस लेस देन 1/2 हो गया। ठीक है, अब मैंने अपने मन से मॉड 1 को उठाया, क्योंकि मुझे दोनों चाहिए, 1 माइनस जाई और प्लस जाई दोनों चाहिए मुझे साथ साथ, तो मैंने मॉड 1 को उठाया, इसमें जाई घटाया जाई जोड़ा, अलग अलग मॉड कर दिया, लेस देन इक्वल टू साइन आ गया, इसकी वैल्यू उठा के 1/2 रख दी, उसकी वैल्यू 1/2 रख दी, 1/2 1 हो गया। तो इसकी गलत आवाज आ रही है, 1 कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता, असंभव है, क्या है ये, इम्पॉसिबल है। तो ऐसे स्थिति में अनुक्रम xn की सीमा विद्यमान नहीं है। ये इम्पॉसिबल क्यों आ रहा है, कुछ ना कुछ मैंने गलत माना होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, कोई डाउट रहे दोबारा से देखिएगा, फिर भी रहे तो मुझसे पूछिएगा। और आज की क्लास में इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लासेस देखते रहिए, लेते रहिए, और कोई डाउट रहे तो मुझसे बता रहिए।